अस्सलामुअलैकुम। कैफ 3 CM में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेक्चर 1 हमने स्टार्ट कर दिया जी। बिस्मिल्लाह हो गई है और बच्चों के आने का सिलसिला अभी भी थोड़ा थोड़ा जारी है। आगे आ जाओ यार, थोड़ा साथ साथ तो जब बिठाते रहा करो बच्चों को। टाइम पे आया करना यार, सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास है, आपको पता है 1.5 घंटे में तो दाढ़ भी गीली नहीं होती। तो टाइम पे आएंगे, 1.5 घंटा पूरा पढ़ेंगे तभी काम होगा ना, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने PRC के बाद पहला पेपर ये चूज़ किया, वो हाथ खड़ा करें। ओके, तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारी पहली आधे पौने घंटे की डिस्कशन से, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नवी नवी हैं, नई नकोर हैं, ठीक है। लेकिन माशाल्लाह से जो FAR 1 बी लॉ टैक्स तकरीबन ये कॉम्बिनेशन बच्चे चूज़ करते हैं ना, वो दे के आए हैं। कैफ की अटैम्प्ट अभी देकर आ रहे हैं, हाथ खड़ा करें। अच्छा, सलाम है उन शहजादों को, शहजादियों को जिन्होंने कल पेपर दिया और आज आए हुए हैं। कमाल है, ठीक है। अल्लाह आप लोगों को जो है वो इसका अजर दे। बात यह है कि मैं आप पिछली क्लास में भी ये बात अर्ज़ करके आ रहा हूँ कि सिलेबस ICAP ने बनाया हुआ है, पर्चा भी ICAP लेता है। तो हमारे हाथ में है तो सिर्फ मेहनत है और टाइम है, गिवन है हमारे पास। तो मैंने बच्चों को एक मिसाल दी कि 2020 मार्च में ना कोविड आया था और मार्च वाले पेपर तो हो गए थे, मतलब 20 मार्च के बाद आया था। तो सितंबर 20 की जो अटैम्प्ट थी ना, अब उससे पहले सब कुछ ही ख़त्म हो गया था। आपको पता है कि कोविड में हर चीज़ ही बंद एकदम से हुई थी, कोई संभल भी नहीं पाया था। मैं बच्चों को बताया था कि इत्तेफाक से उससे एक अटैम्प्ट पहले हमने ये वाली रिकॉर्डिंग इस तरह से या वो की थी और वो ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ था, तो इत्तेफाक से वो लेक्चर्स थे और वही बच्चों को प्रोवाइड किए गए और उसमें भी फिर वो कटिंग की जाती थी। बच्चों को भी बताया गया था कि ये लास्ट टाइम वाले है ही नहीं कुछ। तो फिर हम भी पूरा अपना लेक्चर सज़ा के तौर पे खुद अपना लेक्चर सुनना बड़ी सज़ा होती है। जैसे आप अपना वॉइस नोट सुन के बड़ा परेशान होते हैं ना, अजीब लगता है ना अपनी वीडियो देख के। तो मैं देख के मतलब हंसी जा रहा था। खैर चलें, तो पूरा लेक्चर देखना, फिर उसमें से अभी इतने मिनट इतने सेकंड से काट के यहाँ से लेके इतने मिनट इतने सेकंड काट के यहाँ पे ये मैं डबिंग करके भेज रहा हूँ, वो लगा देना। अब वो वीडियो स्टिल होगी, उस पर कोई ऐसे तस्वीर लग गई, उसके मैं बोल के बता रहा हूँ इस तरह से करके, या वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बीच में, बड़ी मुश्किल से कर आके सिलेबस पूरा हुआ। अब आपको पता ही है कि सारी दुनिया के अंदर पर्चे किस तरह से हुए थे कोविड के अंदर। तो एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि ICAP का पर्चा भी थोड़ा सा रिलैक्स होके आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो ICAP का स्टैंडर्ड था वैसा का वैसा ही था, बल्कि अच्छा था शायद उससे भी, ठीक है। आप अपने पेपर्स को करते हुए, जितने आपने FAR 1 पढ़ा, अभी FAR 2 आप पढ़ेंगे, जो पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो वो अटैम्प्ट है सितंबर यानी ऑटम 2020 वाली। आप ऑटम 2020 के सवालों को देखेंगे, आप जब चैप्टर वाइज कर रहे होंगे पास पेपर्स को, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। मतलब ICAP को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपके अटैम्प्ट के अंदर क्या मसाइल हैं आपके साथ, या आपके इस अटैम्प्ट के अंदर आपको 2 ईदें और एक मुहर्रम की छुट्टियों की वजह से आपको जो है वो टाइम शॉर्ट मिलना है, ठीक है। तो आखिरी महीना भी आप लोगों ने पढ़ना होता है। आप लोगों ने माशाल्लाह ज़्यादा बच्चों ने पेपर्स दिए। ये जो बच्चे बिल्कुल पहली बार आए हैं कैफ के बाद, ये अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि आखिरी 1 महीना कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। तो हमारे पास टाइम बेटा बहुत शॉर्ट है, ठीक है। बस आपने कोशिश अब ये करनी है प्लीज़ कि जितनी छुट्टियां दी जाएं उतनी करें। एक के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 3 फ्री नहीं करना, ठीक है। क्योंकि एक छोटी ईद आ रही है, फिर बड़ी ईद आ रही है, फिर मुहर्रम की छुट्टियां आ रही हैं। तो फिर अगस्त के अंदर आपको 1 महीना देना भी है पेपर्स के लिए, ठीक है। और टाइम वही, सिलेबस वही। ये तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी वाला माहौल तो है नहीं कि चलो यार जेड़ा मैं पेपर बनाना है मैं वही पढ़ा लूँगा। तो ये थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं हमारी, ठीक है। तो आपने खूब मेहनत करनी है। आप लोगों ने मेहनत की, मतलब FAR 1 का पेपर देकर आ रहे, मतलब करीब वही हुआ, मैं वो कह रहा हूँ। जरा FAR 1 का पेपर दिया, हाथ खड़ा करें कल। ओके, वेरी गुड, मोस्टली वही बच्चे बैठे हैं, बड़ी बात है। और साथ में कोई और पेपर FAR 1 नहीं दिया, कोई और दिया, बी लॉ दिया, कोई ऐसा भी होगा। FAR 1 नहीं दिया, सिर्फ बी लॉ दिया, ऐसे भी होंगे। दोनों भी दिए होंगे, ठीक है, 3 भी दिए होंगे, ऐसे बच्चे बैठे होंगे। तो अब आप लोगों को तो इसका तजर्बा हो चुका है, ठीक है, कि मेहनत करें तो कोई मतलब कि वो कोई मतलब किसी और जबान के अंदर कोई पर्चा नहीं आ जाता। जो कुछ आपने पढ़ा हुआ था, आपने पेपर के अंदर देखा, कोई एक आधा नंबर मैं कहूँ मुझे नज़र नहीं आया, कोई MCQ तेज़ी में गुजार गया हूँ तो गुजार गया हूँ, जिसमें मुझे लगा, मुझे पता ना चला हो कि ये चीज़ नहीं पढ़ रखी थी, वरना आपको कोई एक चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई होगी जो आपके सामने से गुजरी ना हो और पर्चे में आई हुई हो। तो ये बात तो तय है कि अगर आपने पढ़ना है, मेहनत करनी है,
अपने हिस्से का काम कर लेना है, तो भाई पर्चे में कोई कहीं से बाहर से चीज़ नहीं आ जाती। तो मसला फिर कहाँ पे आगे फंसता है? सेल्फ डिसिप्लिन पे, ठीक है। तो वह जैसे मैं आपको पहले भी कहा करता था, अभी पिछली क्लास में भी कह के आ रहा हूँ, आज पहले दिन सबसे पहला जो आपको सबक नसीहत, मैंने पिछली क्लास में कहा ना बच्चों को कि पहला दिन है नसीहतें हैं, सेशन सारा नसीहतें चलती हैं और फिर आखिरी क्लास में वसीयतें चलती हैं ये कर लेना वो कर लेना, लेकिन ये अभी नसीहत है, अभी तो टाइम है ना, ठीक है। तो साथ साथ होके बैठ जाओ थोड़ा सा मेरे चांद हैं यार, ये ना मुझे मध्यम लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इसका कुछ बुलाएं करें कुछ, इसका ऐसे नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, चस नहीं आंदी, ऑनलाइन वाले क्या कहेंगे। अच्छा, तो नसीहत अगेन वही है कि आपने छुट्टी नहीं करनी, ठीक है। आपने जैसे तैसे करके क्लास में आ जाना है। आप यकीन करें कोई एक दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको लगे कि यार आज तो शायद हमने आके ना टाइम वेस्ट किया। नहीं है, टाइम हमारे पास है ही नहीं, मुश्किल से तो काम पूरा होता है, ठीक है। तो एक तो आपने रोज़ आना है, दूसरा वही पुराना सबक जो दोबारा पढ़ रहे हैं और जो पहली बार बैठे हैं उनके लिए ये नया सबक है, लेकिन आप क्लास के बाद अपने साथ बैठे हुए उन बच्चों को जो कैफ अभी अपीयर होकर आए हैं उनसे पूछ लेना कि इस सबक के अलावा कोई और हमारे पास रास्ता नहीं है। वो सबक दूसरा क्या है? आपने क्लासेस के अलावा फ़ी पर्चा कम अज़ कम 1 से 1.5 घंटा घर पे देना है, ठीक है। मैंने पूरे सेशन कोशिश यही करनी है कि आपका जो होमवर्क है इस CMA का वो 1 सवा 1 घंटे के अंदर रहे, 1 घंटे के अंदर रहे। 1.5 घंटा आपसे मांगा है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि 1 घंटे के अंदर आपका होमवर्क रहे। हाँ, सेशन में 3-4 बार कभी प्लस माइनस भी हो जाता है, उसको माफ़ कर देंगे, क्योंकि आपके लिए सारे पेपर पास करना। CA करने के लिए आपने अगर साथ अभी लॉ रखा हुआ है, आपने साथ टैक्स रखा हुआ है, FIR 2 रखा हुआ है, किसी का कोई सी लॉ रखा हुआ है, जो कम्बिनेशन भी भाई सारे पर्चे पास करने हैं ना। CA करने के लिए सिर्फ CMA तो नहीं पास करना। मैं कहूँ चलो जो आ गए ने काबू आ जाओ, चलो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ हमें चलना पड़ेगा। जो हमारी डे 1 पे स्पीड होगी वही हमारी डे एंड पे भी स्पीड होगी ना, ठीक है। ये तो नहीं कि फिर हम एंड पे जाके जो है वो मतलब ज़्यादा टाइम थोड़े टाइम में करना शुरू कर दें, उससे फिर इफेक्टिवनेस जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने फिर इसीलिए रोज़ का काम रोज़ करना है। तो पहला सबक छुट्टी नहीं करनी, दूसरा सबक रोज़ का काम मतलब क्या है? जो काम दूंगा वो आपने घर पे करना है और मोबाइल लेस होकर करेंगे तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर होगा इंशाल्लाह। 1 घंटा कह लें, 1 घंटा सवा घंटा होमवर्क आपका लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को साथ लेके बैठेंगे, गपशप भी लग रही है दोस्तों के साथ, चाय भी चल रही है साथ, मोबाइल पे मैसेजिंग भी हो रही है और होमवर्क भी हो रहा है, तो फिर तो CMA के अंदर 3 घंटे, R1 के अंदर 4 घंटे और R2 के अंदर 4 घंटे और साथ सी लॉ है तो 2 घंटे उस पर भी लग रहे हैं, ऑडिट है तो 3 घंटे। वो बड़ा पढ़ रहा है जी बच्चा, 9-9 घंटे बैठ के पढ़ता है, और 9 घंटे में क्या 2 घंटे पढ़े हैं बस इफेक्टिवली। तो वही 2 घंटे इंसानों की तरह पढ़ो और बाकी के 4-5 घंटे जो बैठे रहे वो घूमो फिरो, खेलो कूदो, याशी करो, गो एंड किल द वेव्स, ठीक है। समझ आई बात की? तो इफेक्टिवली पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा सबसे अहम सबक जो कि आपको अंदाजा हो गया होगा अब, टेस्ट, वीकली टेस्ट। हम टेस्ट को काफ़ी सीरियस लेते हैं और चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लास्ट टाइम एक नया तजर्बा किया था जिसको और इम्प्रूव करेंगे, और वो ये था कि आप लोगों को टेस्ट जो है उसका, आपका टेस्ट का पोर्टल है। जैसे बच्चों को ये अब मैसेज किया जा रहा है कि जो बच्चे किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से नहीं आ पाए, होता है ना बच्चों को, आउट स्टेशन वाले बच्चों को मसला ज़्यादा होता है, तो जो जेन्युइन रीज़न की वजह से नहीं आ पाए हैं उनको ये लेक्चर्स उनके पोर्टल के ऊपर अवेलेबल किए जाएंगे। लेकिन फ़ायदा तो उन्हीं को होगा ना जो घर बैठ के उनको लेकर आएंगे, वरना तो फिर ईद के बाद हमारी ईद होगी तो उनकी शक्ल हमारे लिए काबिल दीद होगी। लो शेर बन गया, ठीक है। तुमने लिखते रहना, फिर बाद में मुझे सेशन एंड पे दे देना, ठीक है, फिर बुक बनाऊंगा मैं इसकी, अड्डा में शायर हैं जी। अच्छा जी, तो अहमद को काम है, बात सुनो, मुझे को काम पड़ा, फिर तुम तो जा रहे हो, अच्छा ठीक है बाबू। वैसे बात सुनो, अब तो तुम्हारे पेपर भी खत्म हो गए, तुमने क्या करना है नीचे जाके ये तो बताओ। तो बैठो इधर, फिर भाई ने पेपर दे लिए ना सारे, मैंने कहा चलो यार रिजल्ट तक तो रुक जाओ, हैं जी। अच्छा क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि टेस्ट जो है उनको सीरियस लिया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि या तो क्वालिफाइड बंदे हों या फिर फाइनलिस्ट हों जो कि आर्टिकल्स वगैरह करके ही बैठे हों, 1-2 पेपर्स के, आपके रेलेवेंट पेपर के, फाइनल के पेपर को भी पास कर चुके हों, ऐसे लोग जो है वो आपके पेपर्स को चेक करें, उनको रिव्यू भी कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, पेपर आगे पीछे हो जाते थे, आपसे भी आगे पीछे हो जाते थे, चेक होकर मिले नहीं, आपसे संभाले नहीं कि गिरा गए आप, तो आप अपना पेपर जो है प्रेफरेबली यहाँ टेस्ट रूम में बैठ कर करें,
ये माहौल है, पर्चे का माहौल। आप पे हर हफ्ते अपने ऊपर तारी करना है, हर हफ्ते, फिर टर्म टेस्ट हो, असेसमेंट हो, आपने ये, बल्कि मैं तो कहता हूँ होमवर्क में भी आपने खुद के ऊपर वो वाला काम करना है, मार्क्स इंटू। जाते जाते भी मैं बच्चों को, जो बच्चे मेरे पास में, जो काफ़ी बच्चे अपने नज़र आ रहे हैं, जो बच्चे मेरे से पढ़ के गए और आज इस क्लास में बैठे हैं FR 1 में, उनको पता होगा कि मेरी आखिरी अल्फाज भी यही थे, बेटा मार्क्स इंटू 1.8 कर लेना हर सवाल करते हुए, और आज पहली बात भी मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको इस बात का पता पर्चे में चल गया होगा, ये जो कैफ पर्चा दे चुके हैं, जो PRC से आए हैं, उनके लिए ये बातें अहम हैं। ये अपने साथ वालों से पूछिएगा जो पर्चा दे के आए हैं, कि सब कुछ आने के बावजूद भी बच्चों के सबसे बड़ा मसला क्या हुआ होगा, पर्चा पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ होना। वो ठीक है, 80% को टच कर गए, उससे ऊपर चले गए तो आप सेफ जोन में हैं, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे सेफ जोन में। और बच्चे तो कम, इससे भी कम अटेम्प्ट करके अगर एक्यूरेसी अच्छी हो तो पास हो जाते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा से जितना ज़्यादा अटेम्प्ट हो उतना ज़्यादा पासिंग का जो है वो चांस है। वो कैसे आएगा, वो पर्चे में कहीं से आमद नहीं हो जाती, वो आपने डे 1 से प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तो टेस्ट अपने ऊपर आपने तारी करना है बाकायदा तौर पे। ठीक है, अच्छा CMA के अंदर लास्ट सेशन तक तो मेरी यही प्रैक्टिस रही है। बुक है कोई नहीं मेरी, नोट्स के साथ चलते हैं। ठीक है, और नोट्स में मैं हर चैप्टर को, चैप्टर वाइज नोट्स आपको जो देता हूँ, उसमें सेलेक्टेड थ्योरी होती है, जो मैंने IK की किताब से जो थ्योरी एज अ थ्योरी टेस्ट हो सकती है वो डाली हुई है। और उसके अलावा बाकी जो IK अपने सवाल करने के तरीके लिखे होते हैं वो तो हमने नोट्स के अंदर बनाने होते हैं, लेकिन हम पास पेपर्स की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि 2000 के बाद से जो सवाल मुझे रेलेवेंट मिलते हैं टॉपिक से, जाहिर है अब टॉपिक सिलेबस चेंज हो गया, पूरा पर्चा तो नहीं उठा सकते ना, क्योंकि सिलेबस कई दफ़ा चेंज हुआ। तो जो पिछली 6 अटैम्प्ट से जो सिलेबस है उसके हिसाब से तो कोई सवाल नहीं छोड़ा गया। ठीक है, लेकिन कोशिश यही होती है कि 2000 के बाद से जितने सवाल हैं, वो 2006, 7, 8 वाले सवाल, अक्सर ऐसा होता है कि 2020 के बाद वो सवाल डेटा नाम थोड़ा और प्लस माइनस करके चेंज होकर तरतीब वही वाली सवाल की वो यूज़ हो रही होती है। तो वो मुश्किल सवाल हैं आजकल, ये 2000 से बाद वाले जितने सवाल हैं, ये जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा, यहाँ पे आपका जो ये एनालिसिस दिखाऊंगा अभी, ठीक है, ये एनालिसिस, ये 22 से जो शुरू हुआ है, ये आसान वाले सवाल, ये निस्बतन आसान सिलेबस है, क्योंकि ये कैफ 3 बन गया। पहले, इससे पहले ये कैफ 8 हुआ करता था। कैफ 8 कैफ का आखिरी पर्चा होता था, वहाँ पे कुछ टॉपिक्स भी और थे, IK गुस्सा भी सही निकालता था इसमें। ठीक है, बहुत टफ पेपर होता था, तो हम उस वक्त वाले सवाल भी करते हैं। तो अब हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर निस्बतन यहाँ पर आसान वाले सवाल में मिल जाते हैं। ठीक है, CMA के बारे में जो मिसकंसेप्शंस है ना, वो निकाल के दिमाग से आप इस क्लास में बैठिएगा। ठीक है, ये जो कहा जाता है कि ये सबसे मुश्किल है, नहीं, मैं समझता हूँ ये सबसे आसान है। इसमें मार्जिन है पासिंग का बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स तो है नहीं, मैथमेटिक्स है। अब जो हिम्मत करके कुछ ना कुछ करता था, लगा रहता है, उसको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट अराउंड, आप FAR 1 देकर आए हैं, 25% रिजल्ट था। खैर वो तो आपको क्लास के अंदर ही बताया जाता है। 2-3 साल पहले, 2-3 साल से जब से रिजल्ट बुरा हुआ, हमने एक एनालिसिस किया था कि जो एग्जामिशन वाली अवाम थी ना, इंट्रो एग्जाम्प्ट करके R1 में आई थी, उसी को पिटाई हो रही है, अभी तक भी हो रही है उनकी अक्सर की। वरना जो PRC में पढ़ के आए हैं और FAR 1 में उन्होंने मेहनत की, उनको जो है वो पासिंग मिलती है। और उनका जो एग्जाम्प्ट वाले थे, असल में जब IK अपनी पिछले अटैम्प्ट के अंदर वो एनालिसिस दे दिया तकरीबन वही, कि जो एग्जामिशन वाले थे उनकी पासिंग परसेंटेज 19% है, और जो पढ़ के आए थे PRC से इंट्रो, उनकी पासिंग परसेंटेज 40% से ऊपर ही है। लेकिन एनीवेज FAR 1 का रिजल्ट अगर 25% हो तो CMA का रिजल्ट आपका 40 से ऊपर आता है। FAR 2 का 40% से ऊपर आता है। क्यों? पता लग जाता है। अब आप जो सामने बैठे इस वक्त पर्चा देकर आए बैठे, अल्लाह आपको पास भी करे, अब आपको समझाना आसान है। जो मैं कह रहा था ना, आपको पढ़ाना आसान है, रिकॉर्डिंग आई थिंक ऑन नहीं हुई थी जब मैंने ये बात की, आप लोगों को पढ़ाना आसान है, समझाना आसान है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो है वो किस मुसीबत से पाला पड़ा हो। ठीक है, तो जो आपके साथ इस वक्त जूनियर्स बैठे हैं, जो PRC से आए हैं, जागते जागते उनको आपने ये सलाह मशवरा देते रहना है कि मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन जो असल जो मुश्किल चीज़ है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। रोज़ खुद आ जाएं, रोज़ खुद आ जाएं, हर रोज़ का काम रोज़ करें और वीकली टेस्ट दें। अच्छा, मैं यार कर रहा था कि लास्ट टाइम तक मेरी ये तरतीब रही थी कि मैं चैप्टर वाइज जो नोट्स देता था उसमें सिर्फ क्वेश्चंस रखता था, सॉल्यूशंस मैंने नहीं रखे होते। होमवर्क या तो सवाल मैं खुद कराता हूँ क्लास में, या आपको होमवर्क देता हूँ, और वो अगले दिन आप जब करके आते हैं तो सॉल्यूशंस देता हूँ। ठीक है, उसमें अनसीन का एलिमेंट रहता है। बहरहाल बच्चे ये कह रहे थे कि हम अनसीन को खुद ही रख लेंगे, तो कोशिश करें इनको इकट्ठा कर लें। तो मैं अभी ये बेसिक्स का, तो चूंकि आपका चैप्टर ही नहीं है, ये जो आपका अगले सफ़े से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, ये IK की किताब में कोई चैप्टर नहीं है।
बेसिक्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन ये ऐसी डिस्कशन है सारी जो हमने अगले 6 दिन में करनी है कि इस 6 दिन के बाद 7वां लेक्चर ऑनवर्ड्स किसी लेक्चर में से आप इसको निकाल नहीं सकेंगे। अगर निकाल सकें तो फिर मुझे बताइएगा। इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको। आखिरी क्लास में भी खड़े होकर ये बेसिक्स आपके साथ ही होंगी, इसके बगैर आपकी कॉस्ट नहीं चल रही होगी। तो ये बहुत ज़रूरी टाइम है। लेकिन ये कोई चैप्टर नहीं है आईकैप का, ठीक है, आएगी किताब के अंदर ये चैप्टर नहीं है। तो इसलिए जो बाकी चैप्टर्स हैं मैं कोशिश करूंगा उसको एक बुकलेट की फॉर्म में करके यहाँ पे रखवा दूँ, फोटोकॉपियर पे बाइंड करके, ठीक है। अगर वो ना भी हो सका तो जब तक ना हो सका तब तक चैप्टर वाइज तो आपको मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो फिर मैं देखूंगा उसके अंदर कुछ सोल्यूशन शायद ऐड कर दूं। बहरहाल आपके लिए वही बात है, सॉल्यूशंस को, सवाल को एक बार कर लेने से पहले देखना, आप अपने ऊपर हराम कर लेंगे तो आपको पेपर पास करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि पर्चे के अंदर यहाँ पे सीएमए के सवालों के अंदर सबसे बड़ा मसला यही होता है कि आप शुरू कहाँ से करें सवाल। तो ये सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा कि हम इनको टैकल कैसे करेंगे। लेकिन आपने अनसीन एलिमेंट अपने लिए ज़िंदा रखना है। सवाल जब भी करना है बगैर सोल्यूशन देखे करना है, मार्क्स इंटू 1.8 करके करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो है पेपर पैटर्न, ठीक है। तो पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको देखने में मिला सीएमए में, ठीक है। सॉरी FAR 1 में। और जिन्होंने FAR 1 पहले नहीं दिया, पहली बार कैफ का पर्चा दे रहे हैं, तो वो अब देख लें, ठीक है। वो अब देख लें क्या कह रहा हूं मैं। 9 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है जी। और ये 9 क्वेश्चंस 2 सेक्शंस में बटे होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है जी। सेक्शन ए के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस मिलते हैं शॉर्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चंस मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स होते हैं। बिल्कुल वैसा ही चल रहा है काम, ऐसे लगेगा आपको हर सवाल। तीसरा पर्चा FAR 2 जो मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल सेम ऐसे ही है इन तीनों का। तो बाकियों का मुझे नहीं पता, बाकियों का भी प्रॉब्लली यही होगा। मैंने देखा कभी नहीं पर्चा, जरूरत नहीं ना पड़ी। मैं टैक्स का पर्चा क्या देखूँ, मैं ऑडिट का पर्चा क्या देखूँ, जरूरत नहीं है ना। जब पढ़ते थे तब देखते थे, अब जो पढ़ाता हूँ वो मुझे पता है। तो इन तीनों पर्चों के अंदर तो सेम यही पैटर्न है। FAR 1 FAR 2 CMA के अंदर सेम 9 सवाल, 6 शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में और 3 लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बी में, ठीक है। तो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे यहां पर, मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स, ठीक है जी। और खुशखबरी कहें या पता नहीं आपको ये खुशखबरी ना लगे, सीएमए के पर्चे में MCQs नहीं होते। इस पर्चे में खुशखबरी है या बदखबरी है? अच्छा, मतलब अकड़ वकड़ भी गया है जी। तो 10 नंबर के MCQs आते हैं FAR 1 में, FAR 2 में, बाकी पेपर्स में भी आते होंगे MCQs, लेकिन किसी और पर्चे में भी नहीं आते, किसी टैक्स में भी नहीं है। ओह गुड, ये हुई ना बात। तो चलो, तो टैक्स में भी जैसे नहीं आते, अब आपको यूं कह सकता हूं, तो सीएमए में भी MCQs का सवाल नहीं होता, ठीक है। तो 6 के 6 फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स होंगे। तो 6-7 नंबर से लेके 10 नंबर तक का सवाल, यहाँ पे 6 सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। जाग रहे हैं, फ्रेश बैठे, कोई नहीं, आप पे बोझ नहीं डालना, गपशप लगाएंगे, ऐसे ही गपशप में थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे, ठीक है। हाँ, रमज़ान भी है आपके ऊपर, मुझे पता है इस वक्त नींद तारी होना शुरू हो जाती है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह मैं जगा के रखूँगा आपको, चलो ठीक है। कोशिश करेंगे, आप थोड़ी आप जो है ना थोड़ी सपोर्ट करते रहें, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम अप टू मार्क्स 10। अच्छा, उसके बाद जो सेक्शन बी है इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, बिल्कुल उसी तरह से मैक्सिमम अप टू मार्क्स 20, ठीक है जी। 20 मार्क्स तक का ये सेक्शन बी के अंदर सवाल आ सकता है और 9 सवाल ही इसके अंदर होते हैं, ठीक है जी। ओके, तो ये तो आपका हो गया पेपर पैटर्न। उसके बाद हम ज़रा सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ है इसके अंदर। फिर उस सिलेबस की बेस पर हम देख लेते हैं आईकैप अपने उन ग्रिड्स को जैसे उसने बांटा हुआ है कितना फॉलो करता है। फिर हम पेपर पैटर्न को देखेंगे तो हमें ये अंदाज़ा भी होगा कौन से टॉपिक्स हमारे जो है वो सुपर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन से इम्पॉर्टेंट और कौन से कम इम्पॉर्टेंट है। मैंने लफ्ज़ इम्पॉर्टेंट को नहीं छोड़ा, मैंने लेस इम्पॉर्टेंट कह दिया पर इम्पॉर्टेंट ज़रूर कहा। क्यों? क्योंकि जो छोड़ोगे वो लाजमी आएगा। ये मैं हमेशा कहा करता हूँ बच्चों को, जो छोड़ोगे वो लाजमी आएगा।
और ये बच्चे जो ये तजर्बा करके देखते हैं उनको हमेशा सरप्राइज भी मिलता है। तो आई कैप ने पर्चे के अंदर हर पर्चे के अंदर एक आध सरप्राइज जरूर रखा होता है, ठीक है। किसी बच्चे ने FIR 1 में कुछ छोड़ा, वैसे कुछ नहीं कहूँगा, वैसे कुछ नहीं कहूँगा, कोई छोड़ के गए, कोई चीज़ छोड़ के गए हो, क्या छोड़ के गए थे? थोड़ा वीक था, कहा भी था कि आएगा, करेक्शन ऑफ एरर छोड़ के गए थे। अच्छा, ये जान के बोला, किसने बोला वैसे, है ना? पेपर देखने के बाद कौन बोला करेक्शन छोड़ के, कौन छोड़ के गया था करेक्शन ऑफ एरर? हाँ, तुमने छोड़ा था। अब ये पेपर देख के बता रहे हो ना मुझे। अच्छा, वैसे तुम्हारी लक अच्छी रहेगी है। अब ये ऐसे ही है, मैं पूरा सवाल नहीं ना आया, ऐसे तो MCQs आ गए। बात ये है कि ये फिर वो मामला होता है, लग गई तो रोजी, ना लगी थे रोजा। तो भाई की रोजी लग गई, पता नहीं किसी ने NPO छोड़ दिया हुआ अगर, या IPS छोड़ दिया हुआ चॉइस में है जी, तो फिर तबाह दे स्टूडेंट, तो उनका रोजा, ठीक है। तो बहरहाल ये तो ऐसे ही है, रिस्क होता है भाई। ये इसका कुछ हो नहीं सकता यार, क्या है ये मसला, बोला है किसी को? तो वो किसी कहाँ है आज के? यानी FIR 2 भी ऐसे ही चलेगा? नहीं यार, ऐसे तो नहीं होना, इसका कोई तो हल होगा। तो ये क्यों नहीं हुआ जब बाकी हुए हैं सारे? को ये पता कर लें, हो सकता है हुआ हो, कोई और मसला हो। अच्छा जी भाई, हाइब्रिड वालों सही नजर आ रहा है हैं? आज की रिकॉर्डिंग में बच्चों क्या नजर आ रहा होगा? जरा पॉज करें ना। अच्छा जी, तो अब आते हैं ज़रा अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस की बात ही की थी ना हम, इसके बाद करनी है। तो माशाल्लाह से आई कैप अपनी आदत के मुताबिक यहाँ पर भी 3 ग्रेड्स के अंदर पूरे सिलेबस को बांटा हुआ है। जैसे FIR 1 में या टेक्स्ट में आपने देखा था, टेक्स्ट में भी 3 ग्रेड्स ही थी, 3 ग्रेड्स बनाई थी, FIR 1 की, FIR 2 की, CMA की तो 3 ग्रेड्स ही, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 ग्रेड्स हैं। पहली ग्रेड, या ये टीचिंग आवर्स को ना यहाँ पे बिल्कुल ना देखा करें। आपने देखा था FIR 1 में भी उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ था 110 आवर्स, 110 से 130 आवर्स। अब आप खुद बताएं, 110 से 130 आवर्स में FIR 1 हो सकता था आपका? आप FIR 2 में देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो उससे भी, उसका भी बाप है, लेकिन आसान लगेगा आपको, क्योंकि आपको पता है पढ़ना कैसे है, आपको पता है। अब आसानी हो जाएगी, सिलेबस में चीज़ें ज़्यादा होंगी लेकिन मुश्किल आपको नहीं लगेगी। सबसे मुश्किल पर्चा वही था जो आप पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह दे आए, अच्छे से करके इंशाल्लाह पास भी हो जाएंगे। वो पहली सीढ़ी थी जो आपने चढ़ ली इंशाल्लाह, उसके बाद अब आपको ईजी लगेगा। बट कमिटमेंट के साथ चलते रहे, कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहे, तो फिर पूरे CA में कहीं नहीं रुकोगे। जहाँ पे आपने कोई गड़बड़ की, थोड़े ढीले पड़े, तो बस फिर वार चल जाएगा, ठीक है। आई कैप का तो 3 ग्रेड्स हैं जी, जिसमें पहली ग्रेड है, इसकी वेटेज जो है वो 35 से 45 मार्क्स की है। अच्छी खासी ग्रेड लग रही है ये तो, ठीक है। इसमें क्या है जी, ये बेसिक्स के साथ कोई चैप्टर नहीं है। ये मैंने बेसिक वैसे इधर ही डाल दी, कहीं भी डाल देते। बेसिक को मुझे चाहिए था, मुझे हर जगह पे डाल देता, हर ग्रेड में डाल देता। बेसिक्स कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अलावा ये मतलब ये ऐसे ही है जैसे FIR 1 में मैं आपको कहूँ कि आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आता हो तो आप बैठ सकते हो। बैठ सकते हो क्या? नहीं, इंट्रो में आपने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी ना, आपको डेबिट क्रेडिट आता था, आपको लेजर बनाना आता था, आपको ट्रायल को पता था, आपको फिर इनकम बैलेंस को पता था, तभी आप चल पाए। तो आप इंट्रो के बगैर R1 में जैसे थे वैसे ही आप इस बेसिक्स के बगैर पूरे CMA के अंदर होंगे। खुद समझ लीजिए इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो बेसिक्स को बहरहाल एक साइड पे रख दें। उसके बाद ये 7 चैप्टर्स हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन वही है, IS2 है। बस यहाँ पर ज़्यादा फोकस हमारा जो है, आप पूरे CMA के अंदर ज़्यादा फोकस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के ऊपर रहेगा। हम चीज़ें बना के बेचने वाली कंपनी होंगे। तो वहाँ पर IS2 जो आपने इंट्रो में पढ़ा था उसमें ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फोकस किया गया था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन के सवालों को, ठीक है, लेकिन ज़्यादा फोकस यहाँ पर जो होता है वो किस पे होता है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपना सवाल तो इसका आता ही आता है, बाकी हर सवाल में ये जैसे IS 16 होता था ना FIR 1 में, बिल्कुल ऐसे ही ये आलू है, ठीक है। ये भी हर जगह घुसा होना है, आपके हर टॉपिक में गया होना है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली बेसिक्स के बाद मैं यही करवाया करता हूँ, ठीक है। अगली बात, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये भी कॉम्बिनेशन में ही किया करते हैं हम। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी ओवरहेड्स की ही एलोकेशन का एक तरीका है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस वजह से बच्चे कहते हैं, और कम कम आया हुआ है इसलिए बच्चे कहते हैं बस ठीक है छोड़ो इसको, और ये फिर सरप्राइज़ दे दिया करता है। इस दफ़ा भी इसने सरप्राइज़ दिया है।
आया है, ठीक है। पिछली बार छोड़कर उससे पिछली बार भी आया था, तो पहले बहुत अरसे से नहीं आया। और बच्चों को ये कहा जा रहा होता है कि आईकैप अब इस तरफ आ चुका है सेलेक्टिव स्टडी को, क्योंकि आईकैप बहुत डिस्करेज कर रहा है। तो जो चीज़ जहाँ से आईकैप को लगता है ना कि बच्चे ने सोचा होना है ऐ तो नहीं आंदा, वो आंदा है फिर, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ कुछ भी छोड़ के मत जाना, जब सब कुछ करवाया जाए तो सब कुछ करके जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेबर कॉस्टिंग है, जहाँ पे टाइम मिला, क्योंकि यहाँ पर 2 ईदें और एक वो मुहर्रम वाली ब्रेक, ये 3 ब्रेक्स वाला सेशन है। तो लेबर कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो 4 दिन में 4 से 5 दिन मैक्सिमम हो जाता है। तो ये एक ऐसी स्टपनी है मेरे पास कि मैं कहीं भी फिट कर दूंगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना, देखो मेरी एक आदत है आपके, जो लंबा टॉपिक मुश्किल टॉपिक उसमें मेरा दिल होता है ब्रेक ना हो कोई। जैसे मिसाल के तौर पे हम चले छोटी ईद तक तो हम ये FOH कर पाएंगे, उसके बाद आगे हमने पढ़ना शुरू किया, हमने ABC कॉस्टिंग कर लिया, हम जो है वो उसके बाद छोड़ दिया हमने इसको, हम चले गए डिसीजन मेकिंग पे चला जाया करता हूँ मैं। डिसीजन मेकिंग में पहले करवाता हूँ बच्चों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और एंड पे नहीं रखा जाता। इसमें तकरीबन हमारे अराउंड 45 लेक्चर्स लगते हैं, इससे कुछ ज़्यादा ही लगते हैं, कम नहीं लगते। तो ये फिर डिसीजन मेकिंग हमारी चल रही होती है। अब मिसाल उसके अंदर 4-5 चैप्टर्स हैं। अब मिसाल के तौर पर डिसीजन मेकिंग चल रही थी, बड़ी ईद आ गई, अब मैंने एक टॉपिक ख़त्म किया है, दूसरा टॉपिक जो शुरू करता हूँ उसके ऊपर मेरे लेट से 12-14 दिन लग रहे हैं, और मुझे तो नज़र आ रहा है कि मुझे मेरे पास सिर्फ 4 से 5 दिन है, तो मैं फिर उसमें इस स्टपनी को लगा दूंगा। ऐसी 1-2 स्टपनियाँ और भी हैं मेरे पास। तो ये सेशन ऐसा है, तो ट्रिकी सा होता है, इसलिए करेंगे हम, लेकिन मैं ये नहीं कहता लेबर कॉस्टिंग कब करेंगे। और अगर सब ओके चलता गया, कहीं पे ब्रेक ना लगी, तो फिर एंड पे तो कर ही लेंगे। एनीवेज लेबर कॉस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ये ना समझिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बार भी आया है इसमें से सवाल 8 नंबर का, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट लॉ इन प्रोडक्शन अगेन 2 दिन का टॉपिक है, और ये नॉर्मली हम टूवर्ड्स द एंड करते हैं। टूवर्ड्स द एंड मतलब जब प्रोसेस कॉस्टिंग एक बड़ा टॉपिक है वो कर लिया जाता है, तो उसके करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप फिर इस टॉपिक को कर सकें। तो मैं प्रोसेस कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद इसको करवा दिया करता हूँ। अगर ये लेबर कॉस्टिंग जैसे चैप्टर इन्वेंटरी जैसे चैप्टर पहले हो गए हो तो ये आखिरी चैप्टर होता है, आखिरी टॉपिक यही होता है, और अगर वो रहते हो तो ये पहले हो जाता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये 2 दिन में हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये सोचकर पिछली से पिछली अटैम्प्ट गालिबन, ठीक है, 2-3 अटैम्प्ट पहले बच्चों ने कहा था ये तो कभी भी नहीं आता, 16 नंबर का आ गया, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल ज़हन से निकाल देना है कि आप कोई चीज़ छोड़ के जाएंगे, ये तो नहीं आता, वो लाजमी आएगा। जब आपको सब करवाया जाए, जितना करवाओ भाई, उतना जितना करवाया जाए उतना करके जाओ, ठीक है। तजर्बे से गुजर के आए हो आप FAR 1 के तजर्बे से गुजर के आए हो आप, ठीक है ना। आपने देखा, आपने जो कुछ किया छोटी सी, और वैसे वर्टिकल एनालिसिस क्या था वो रेशो के अंदर 1 दिन आधा घंटा लगा था, उसके ऊपर बताया गया था ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, 3 नंबर का आ गया। वो 3 नंबर ही है, वो कभी 47 से रोक देता है, कभी 50 से पास करा देता है, वो 3 नंबर थोड़ी बात तो नहीं है। नाम देख के परेशान हो जाता है बच्चा, कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, नाम का पता है, ठीक है, वो 2-3 नंबर नहीं आएंगे, 2 आ जाएंगे, पता तो लग गया ना, कॉन्फिडेंस तो लूज है, तो हाँ पता है यार मुझे ये क्या चीज़ है, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो प्लीज कुछ छोड़ना नहीं है। उसके बाद जॉब ऑर्डर एंड सर्विस कॉस्टिंग, ये भी बेसिकली मैं इकट्ठे ही पढ़ाया करता हूँ, ये दोनों इकट्ठे ही हैं, ठीक है। ये वो 2 दिन के अंदर हो जाता है, और इससे सवाल जैसे आपको कहा कि उसने दे दिया, उस अटेम्प्ट के बाद फिर खामोश है, और ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा हो सकती है। तो कॉस्ट लॉ इन प्रोडक्शन ऐसा ही है कि आपके लिए तो ये हॉट फेवरेट बन जाएगा। खैर एनीवेज मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो सुपर इंपॉर्टेंट है, जो हर दफ़ा ही आ रहे होते हैं, वो कौन से हैं, और जो अक्सर ही आते हैं, और जो कम आते हैं, ये मैं बेशक आप देख लीजिएगा, इस पर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है वैसे, ठीक है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन अगेन लाइक IAS 16, ये भी चैप्टर है। ये नॉर्मली मैं वैसे ओवरहेड्स के बाद मैं ये एक्टिव डेट्स करवा कर उसके बाद फिर मैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन करवा देता हूँ, क्योंकि ये भी उसी कॉन्टीन्यूटी में ही हुआ करता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर हमारी मर्जी होती है, हम जब वो डिसीजन मेकिंग पे मूव कर जाते हैं, तो जब 35 एक लेक्चर्स हमारे हो चुके होते हैं, 35 साल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी भी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा है हर टॉपिक के अंदर, ठीक है। फिर मैं समझता हूँ आपको पास करवाने वाली ग्रेड सबसे ज़्यादा जो है वो ये दूसरी ग्रेड है, क्योंकि इसकी वेटेज जो है वो 20 से 30 नंबर की है, और इसके टॉपिक्स देखिए कितने हैं, हाँ 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 4 टॉपिक्स हैं जिनमें आपका ये मेरे ख्याल में कोई 3 से 4 दिन का टॉपिक है, चुन्नू सा टॉपिक है टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है।
तो ये दोनों इकट्ठे पढ़ाए जाते हैं, तकरीबन 13-14 दिन इस पे लगते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे 10-12 दिन लगते हैं। तो ये यूँ समझ लें कि कोई मोर और लेस 1 महीने के अंदर ये आपके, और 25 नंबर का कंसिस्टेंटली इसमें से पर्चा आता है तकरीबन। तो ये वो ग्रिड है जो आपको पास करवाती है। आसान भी बहुत लगती है, शुरू में कुछ दिन ज़रा प्रोसेस कॉस्टिंग 2-3 दिन डराता है, उसके बाद फिर आप कहते हैं आ तेरे जिन कड्डा, आप फिर इस सिचुएशन में आ जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फॉर्मूलाज हैं, आप याद कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में तो आपको पता है हमने कंप्रोमाइज़ करना नहीं होता, प्रैक्टिस करते हैं पहले, 2-3 दिन बाद हर टॉपिक आपका रिलैक्स होता चला जाता है। ठीक है, तो ये वो ग्रिड है जो आपको आसानी से पास करवाती है। ये ग्रिड में भी कॉपी पेस्ट ज़्यादा है, ज़्यादा मसला जो है वो मशहूर ज़माना डिसीजन मेकिंग के अंदर है। ये वो डिसीजन मेकिंग है जिसके बारे में आपको सीनियर्स ने डरा रखा है, हालांकि ये तो सबसे मेरा तो फेवरेट टॉपिक। ठीक है, इसको हम एंड तक नहीं रखते, उठा रखते। ठीक है, इसको हम स्टार्ट में ही करते हैं, मतलब जब 30-35 लेक्चर्स आपके हो जाते हैं, यानी आप छोटी ईद के बाद भी खैर हमारा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन रहता होगा, जब मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी कर लेंगे, ABC मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, तो उसके बाद फिर मौका देखते हुए बड़ी ईद से पहले पहले इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अगेन इसकी जो वेटेज है वो आपके सामने 30 से 40 नंबर की है। और अभी मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ इसका एनालिसिस, कि इसमें वो हमेशा हायर साइड की तरफ रहता है अपनी ग्रिड के। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हैं। ICAP के स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर के नंबर के हिसाब से ये नंबर हैं, और मैंने भी अपने चैप्टर्स पे यही नंबर लगाए हुए हैं। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी ये 4-5 दिन है, मैं आराम से उनको बने हुए तो हैं ही, इकट्ठा करके एक बुकलेट बना के ना फोटोकॉपियर पे रखवा दूंगा बाइंड करके, तो वो आप वहाँ से उनसे ले लेंगे। लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि वो आपकी बुक की शक्ल का बन जाएगा। मुझे बस ये बता दें कि उसके अंदर मैं इसको भी ऐड कर दूँ, स्टार्ट में इसको भी कर दूंगा, फिर चलें, फिर फिलहाल ये रखें जब तक वो आ जाता है। ना आया तो फिर चैप्टर वाइज तो है ही सी, वो चलता रहेगा। ठीक है, तो सोच रहा हूँ इस बार अपने TA से मशवरा करूँगा, सोच रहा हूँ कि शायद सोल्यूशन भी मैं दे दूँ, वो CMA वाले TA से करूँगा, इससे नहीं करूँगा। ठीक है, इसको क्या पता। अच्छा, तो इसमें जनाब आपके 4 टॉपिक्स हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, CVP एनालिसिस, रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, तो इसके चैप्टर्स आपके सामने हैं। 30 से 40 मार्क्स की ये ग्रेड है। इन्जॉय बहुत करता है बंदा ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको ये पेपर तो वैसे कोई भी आपको बोर नहीं होने देता, फेयर 1 ने भी नहीं बोर होने दिया होगा, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा मज़े का है। आपको मज़ा आएगा ये पेपर पढ़ते हुए, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। बस इन मिथ्स से निकल आए, ये जो मिसकंसेप्शंस है ना पहली हुई, CMA का पर्चा तो पास होता ही नहीं मोबाइल वाले भाई। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये सबसे आसान पर्चा पास करना, इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि रिजल्ट तक बंदा दुआई कर रहा होता है, पर पास ये हो जाता है। ठीक है, जो कुछ आपको कहा जाए बस वो करते रहना है आपने। ओके, तो अब आप अगर इसके एनालिसिस को देखें तो चूंकि MCQs नहीं है, तो बाकी अब आप देखें 35 से 45 नंबर की ग्रिड है ये, A ग्रिड। ठीक है, इस ग्रिड के अंदर आप गौर फरमाएं तो ICAP ने अपनी ग्रिड को अच्छा फॉलो किया पिछली 4 अटेम्प्ट से, तो बेहतरीन, लेकिन लोअर साइड पे। ठीक है, एक आध बार कुछ कम भी कर गया था, लेकिन इस अटेम्प्ट के अंदर गालिबन इनमें से कोई टॉपिक जो है नहीं, इतना ही था, शायद लोअर साइड पे था। बहरहाल इसको आप गौर करें तो लोअर साइड के ऊपर है। अच्छा, टॉपिक वाइज देखें तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, चूंकि बच्चे इस वजह से ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते थे, तो ये देखिए आप काफ़ी रेगुलर हुआ है ICAP। इसने 15 नंबर का सवाल पूछा, 9 नंबर का, 10 नंबर का। पिछली अटैम्प्ट में नहीं आया था, बच्चों को मैंने ये अर्ज़ की थी, अलार्म किया था कि देखो बेटा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इस दफ़ा उसने सिर्फ 18 नंबर का ये पूछ लिया। ठीक है, तो अब देख लें इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हाँ IS2 की तरह से है, छोड़ो यार। एक तो सर ने भी जो 3-4 दिन में कराई दिया था, 2 दिन में शायद किया हो, और 4 लेक्चर्स मतलब डबल क्लास के अंदर पढ़ाया हो, होता ही आसान है। अब वो 2 से 3 दिन में एक टॉपिक हो गया। अब बच्चे ने कहा किया हुआ है जिसमें से आया है, लेकिन क्या है छोड़ो, ओ बस बीच में आ रहा था फिर छोड़ गया। मुझे लगता है 2 अटेम्प्ट छोड़ा था ना, इस तरह 2 फिर छोड़ेगा, क्या मतलब यार। तो ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था, और ये उसने साबित भी किया कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक फुल फ्लैश सवाल इसमें से आएगा, क्योंकि फुल फ्लैश सवाल जिसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन करवाएगा वो, लेकिन अगेन ICAP ने सरप्राइज दिया और ICAP ABC कॉस्टिंग की तरफ चला गया। ABC कॉस्टिंग का ऐसा टॉपिक था जो बुरी तरह से निगलेक्टेड था। इसको तो बच्चों ने समझा था कि सिलेबस में है ही नहीं। तो पिछली अटैम्प्ट में, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, आपको बताया हमने तो कर ही देना होता सब कुछ,
तो वो कर तो दिया ही था, तो फिर बचत हो गई, बच्चों का आ गया, तो उन्होंने कहा वाह वाह सुभान अल्लाह, ये तो ज़बरदस्त हो गया, पढ़ा हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए इंजीनियरिंग करके इसको छोड़ा होगा, उस अटेम्प्ट के अंदर उनको अच्छा सरप्राइज मिला होगा। खैर एनीवेज, उसके बाद तो बच्चों को कान हो गए, तो बच्चों ने मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी किया ही होगा। लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि इससे टेस्ट करेगा, हो सकता है 10-12 नंबर का कर ले, लेकिन वो फिर ABC की तरफ आ गया। कोई मसला नहीं है, इस चीज़ ने तो और भी ज़्यादा ओवरहेड वाले चैप्टर को इंपॉर्टेंट बना दिया। और ये आप सोच रहे हैं कि ये नहीं आएगा, तो इस वजह से ये फिर भी इंपॉर्टेंट, आई कैप फिर ये पूछ ले। आई कैप में सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप पिछली 3 से 4 अटैम्प्ट्स के अंदर उठाकर देख लें, ये एनालिसिस आपके सामने है, आपको नजर आएगा कभी ना टेस्ट होने वाले टॉपिक्स भी टेस्ट हो रहे हैं। क्या वजह है? आई कैप को समझ लग रही थी ना कि ये टेस्टर लगाया ना 1-2 बार, तो वो लॉर्ड दी फेल हो गई, पता लग गया भाई कि ये सिलेक्टिव स्टडीज वाले आ रहे हैं। तो आई कैप नहीं चाहता कि बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करके आए, सिलेबस एक बनाया तो सारा पढ़ के आए ना, अब वो इसको इंश्योर कर रहा है, इसलिए जो छोड़ोगे वो लाजमी आएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अब आपको FR1 में कोई ये बद्दुआ लगी नहीं ना लगी, क्योंकि दिल से नहीं दे रहा था उस्ताद, इस वजह से हैं भाई कह रहा है मुझे तो नहीं लगी, देख ले। तो लेकिन बेटा रिस्क होता है उसमें, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। 6 महीने हैं, वालिदैन की बड़ी मेहनत है और आपकी अपनी मेहनत है, उस्ताद की भी मेहनत है, सबकी मेहनत होती है, एक टीम चल रही होती है आपके साथ पूरी। आप खुद हैं ना, आप खुद नहीं, आपके साथ पूरी एक टीम है, आपके घर वालों की टीम है, आपके कॉलेज वालों की टीम है, सारी टीम ही तो होती है आपके साथ। 6 महीने आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी के, तो आप ऐसे ही बस, मतलब अगर आप जो काम के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं वो इंसाफ से करते रहें, तो क्या वजह है कि आपके पास पढ़ने आया? भाई कहाँ से पढ़ने आया जी? मैं KPK से पढ़ने आया हूँ। अच्छा, खड़े क्यों? होमवर्क नहीं किया होगा, मतलब जो करने आए वो नहीं कर रहे। तो प्लीज़ इसको सोचिए, ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है। अच्छा खैर, तो उसके बाद लेबर कॉस्टिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि इसको ईजी नहीं लेना, 4 से 5 दिन। अब देखो ना, एक टॉपिक का छोटा होना कोई उसका ये तो नहीं वजह होती कि वो जब उसमें से पेपर नहीं आ सकता। जैसे मिसाल के तौर पे FR में सबसे छोटा टॉपिक कौन सा था? IS 20 भी छोटा सा ही था, 5-6 दिन में हो गया था, आया हुआ था सवाल उसमें से, ठीक है। उसके बाद IS 40 छोटा सवाल, इस दफ़ा उसने नहीं पूछा, लेकिन उससे पिछली दफ़ा देख लो, छोटा सा टॉपिक है लेकिन वो उसने बड़े बड़े सवाल पूछे हुए पास के अंदर, जिससे इस दफ़ा फिर बच्चों को अब मैं कहूँगा इम्तिहान करना है IS 40 में। तो कोई टॉपिक छोटा होने का मतलब ये तो नहीं होता कि उससे पर्चे का सवाल नहीं बन सकता, उसके अंदर कैलिबर तो मौजूद होता है। आपको वो आसान इसलिए लग रहा होता है कि आपने उसने मेहनत की होती है और उसकी कोई बेस बनी होती है, पीछे कहीं टॉपिक्स में बनकर आ रही है, तो इस वजह से आप जल्दी कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। एनीवेज, लेबर कॉस्टिंग बहुत रेगुलरली ये टेस्ट होने वाला टॉपिक है। आप देख लें, सिर्फ एक अटैम्प्ट मिस हुआ है और ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ रहा है। और ये लेबर कॉस्टिंग में भी लेबर कॉस्टिंग की डिसीजन मेकिंग करवाता है, ये भी डिसीजन मेकिंग होती है। जैसे इस सवाल अभी पर्चा उठाकर आप देखेंगे ना, मैं नोट्स के एंड पे ना ये दो पिछली, ये रिसेंट जो अटैम्प्ट अभी पर्चा हुआ है 6 तारीख को, और इससे पिछली दोनों अटैम्प्ट्स में एज अ पेपर लगाऊंगा, इसको सवालों में ही डालूंगा ताकि एक पेपर प्रैक्टिस के लिए हो आपके पास। और अगेन आपको फ़ायदा हुआ होगा जिन्होंने FR1 पढ़ा था, जब हमने रिसेंट अटैम्प्ट को एंड पे जाके किया था, तो वो यहाँ पर भी प्रैक्टिस रखेंगे, हम अपनी पिछली अटैम्प्ट को छुपा के रखेंगे। मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि पिछली से पिछली अटैम्प्ट तक मेरी तरतीब ये होती थी कि जो टॉपिक तैयार होता था मैं रिसेंट अटैम्प्ट को उठा के उसके बच्चों के टेस्ट में फेंक देता था कि चलो यार मेरा भी टेस्ट थी, बच्चों का भी सही। लेकिन फिर होता ये था कि एंड पे जाके हमारे पास कोई चज की चीज़ नहीं होती थी रिवीजन के लिए, तो भाई रिवीजन करना ही है ना वो सवाल, तो जो रिसेंट अटैम्प्ट है उसको हम फिर एंड पे जब सिलेबस पूरा करेंगे, जब लोग भाग रहे होते हैं घरों को, हम उस वक्त इंशाल्लाह फिर इसको करेंगे और इकट्ठा ही एक दफ़ा करेंगे। उस पर 2 दिन लगें, 3 दिन लगें, 2 घंटे लगें, 6 घंटे लगें, 10 घंटे लगें, करेंगे हम उसको एंड पे, ठीक है। एनीवेज, तो लेबर कॉस्टिंग रेगुलरली आता है। कॉस्ट वन प्रोडक्शन, जैसे आपको बताया पिछली, ये तो आप गुजर गई ना, इसमें नहीं आया, इससे पिछली, उससे पिछली, ये 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट से अब नहीं आया आपके लिए, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी नहीं आया करता था। तो जो बच्चे छोड़कर गए होंगे उनको सरप्राइज मिला था। और ये टॉपिक इतना आसान है, 2 दिन में हो जाता है। जिसने वो लेक्चर सिर्फ बस जितना क्लास में पढ़ाया वो पढ़ लिया और रिवीजन करते हुए रिवीजन कर ली, जितनी बार रिवीजन की इसको भी किया, सुतेला ना समझा इसको, या छुट्टियों पे नहीं थे बच्चे उन दिनों में आखिर में जाकर, तो उन्होंने सिर्फ पढ़ा हुआ है ना अगर ये लेक्चर, तो 16 में से 12-13 नंबर हंस के आ जाते हैं। और जिन्होंने अच्छे से ज़रा ध्यान से किया और समझ अच्छी आ गई हो, उनका 16 में से 13-14 नंबर आराम से, पूरे नंबर भी आ सकते थे, लेकिन एक आधी एडजस्टमेंट ऐसी होती है बरकत के लिए जो अक्सर नहीं समझ आती, ठीक है। तो ये हाई स्कोरिंग मार्क्स वाला सवाल है अगर आता हो, ठीक है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन
मिक्सिंग तो इसकी मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर बेतहाशा है, लेकिन इसका अपना सवाल 17 नंबर का 10 नंबर का आया था, फिर 3 अटैम्प्ट खाली चली गई थी, बच्चों ने कहा हाँ, नहीं आता, कह के भेजा था पिछली बार वालों को, इस बार वालों को नहीं, पिछली बार वालों को। मार्जिनल ऑप्शन एक्सपेक्टेड है, उसने फिर 19 नंबर का पूछा। सवाल मुश्किल नहीं था। पिछली बार जब बच्चों के साथ क्लास में कर रहे थे CMA क्लास में, तो कहने लगे सवाल तो बहुत आसान है। मैंने कहा हाँ, जिन्होंने किया उनके लिए, ठीक है। अब ये नहीं आया हुआ। खैर, इसमें अगर आप गौर फरमाएं तो आपको ग्रिड की लोअर साइड पे ICAP नजर आ रहा है, ठीक है। फिर जो मैंने आपको कहा ग्रिड आपको पास करवाएगी, उसकी वजह क्या है? टारगेट कॉस्टिंग, बहुत छोटा टॉपिक, यानी कि 3 दिन में आप आराम से कर लेते हैं, इतना आसान टॉपिक है। 3 से 4 दिन लगा लो तसल्ली के लिए, चलो जरा डिसीजन मेकिंग टाइप चीज़ें शुरू हो गई होती हैं यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये, और उसके बाद हाँ, ये 2 बलाएं, ये 2 बलाएं हैं, इसको भी मुझे इकट्ठा लिखना चाहिए था। प्रोसेस कॉस्टिंग वे, और फिर उसके बाद जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये इकट्ठा ही पढ़ाया जाता है, ये एक ही टॉपिक है, इकट्ठा पढ़ाया जाता है। तकरीबन इस पर मिला जुला के 13 से 14 दिन लग जाते हैं भाई, 13 से 14 दिन लग जाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस, ये भी 2 टॉपिक्स आई गए किताब के, इकट्ठे ही पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी 10 से 12 दिन लग जाते हैं। अब ये एक टॉपिक, ये 2 टॉपिक, और ये तीसरी टॉपिक की, ठीक है। मैक्सिमम भी इस पे महीना भी नहीं लगता और आसान है, ठीक है। और मार्क्स कितने आ रहे हैं जरा गौर फरमाइए। इसकी ग्रेड तो वैसे 20 से 30 है, लेकिन ICAP इसमें अपनी हायर साइड पे है, ठीक है, या कम से कम उसको मीट तो कर रहा है। एक बार तो निकल गया था इसमें से बाहर, ठीक है। तो इसमें आप देखें, ये चूंकि इकट्ठे टॉपिक इकट्ठा पढ़ाया जाता है, लेकिन ये इकट्ठा सवाल नहीं आता। प्रोसेस कॉस्टिंग पहले हम पढ़ते हैं, फिर जॉइंट बाय प्रोडक्ट पढ़ा करते हैं, तो वो ही आगे यूज हो रहा होता है, यानी उस तरह से कॉन्सेप्ट। तो बहरहाल कभी इससे सवाल पूछता है, कभी इससे सवाल पूछता है। तरतीब देख लो, ठीक है। 14 नंबर का आया, फिर उसने दोनों से पूछ लिया। 16 नंबर का टेस्ट हुआ, फिर 20 का, फिर 16 का, 15 का, 15 का, और इस बार अमेजिंगली सिर्फ 8 मार्क्स का यहाँ से पूछा उसने, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ था। बहरहाल रेगुलरली आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक, ठीक है, ओके। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस रेगुलरली आ रहा है। एक सरप्राइज ICAP ने दिया था, ठीक है। इस सरप्राइज ने फिर कहाँ पे और उसने मार दी थी, वो तो फिर देखने की बात है। बहरहाल रेगुलरली आने वाला लॉन्ग क्वेश्चंस में ही ये सवाल है। 22 के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था 8 नंबर का, उसके बाद 23 में भी एक दफ़ा इस तरह से हुआ है, वरना 19 नंबर का, 10 नंबर का, 15, 17, ये तो 17 नंबर का है, ठीक है। मिक्स एंड यील्ड क्या के भेजा था बच्चों को, मिक्स एंड यील्ड नहीं आया बड़े दिनों से, ध्यान करना ध्यान। तो जिन्होंने ध्यान कर लिया उनकी चांदी हो गई, ठीक है। करवाया सब कुछ जाता है। आप लोग जब खुद से इंजीनियरिंग करते हैं, बस ये ना करें ना, तो कभी भी मार नहीं पड़ेगी आपको इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगेन हायर साइड पे है इस ग्रिड के अंदर। और बच्चों को जो सबसे मुश्किल, जो एक नाइटमेयर समझा जाता है, सीनियर जिससे डराते हैं, हालांकि ऐसी बात है नहीं, पासिंग मार्क्स इसमें भी आराम से आ सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें बहुत आसान हैं, कुछ ज़रा मुश्किल भी होती हैं। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग 30 से 40 मार्क्स का है, और इसमें भी आप देखें तो ICAP अपनी हायर साइड पर चलता है, जिसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक अटैम्प्ट छोड़ के हर अटैम्प्ट के अंदर आया है। और ICAP की बड़ी आदत चल रही है कि वो इस टॉपिक में 2-2 सवाल भी पूछने लग गया है, छोटे छोटे 2 सवाल, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आगे 3 सब टॉपिक्स बनते हैं। EOQ एक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर इन्वेंट्री लेवल्स हैं, फिर ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल और सेफ्टी स्टॉक है, ये 3 सब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, ठीक है। जाके बैठे भाई प्लीज़। तो वो ICAP जो है ना, वो 2-2 सवाल पूछ रहा है। जैसे 8 नंबर का एक सवाल आया था, यहाँ पर उसने 2 सवाल पूछे, टोटल 18, फिर 2 सवाल पूछे, टोटल 14, 2 सवाल पूछे 16। बच्चों ने कहा टिका के करो, ICAP ने कहा छोड़ो। लेकिन ये गौर करें, ICAP रूटीन के अंदर इसमें 2 सवाल पूछ रहा है, ठीक है। फिर 2 सवाल पूछे 14 नंबर के, और इस अटेम्प्ट में भी 2 सवाल पूछे हैं और 16 नंबर टोटल, ठीक है। और आसान डिसीजन मेकिंग के आसान टॉपिक्स में से है ये। डिसीजन मेकिंग में जो सबसे मुश्किल बच्चों को लगता है, पढ़ाने वाले को सबसे मुश्किल ये लगता है, क्योंकि ये पहला वो डिसीजन मेकिंग का चैप्टर होता है जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग आपको सिखाई जा रही होती है। तो पता ही है आपको समझाना, ऊंट को रिक्शे में बिठाना, क्या ख्याल है। तो यहां पे थोड़ा सा जोर लगता है। रोजे नहीं होंगे इंशाल्लाह, लगा लेंगे ज्यादा जोर, ठीक है। अभी भी वैसे खुश्क हो चुका है हलक ना इस वक्त, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, जोर लगाना पड़ता है, लेकिन जब एक बार समझ आ जाता है ना, तो ये आपको अच्छा लगता है। लेकिन ये वो बुनियाद है जो सारी डिसीजन मेकिंग में आपकी यूज हो रही होती है। रेलेवेंट कॉस्टिंग की अप्रोच है। ज्यादा मसला बच्चों को आता है जाकर इधर कुछ एक एरियाज में, जैसे कॉन्टिन्यू और शट डाउन, एक बच्चों को खौफनाक चीज लगती है। इस डर की वजह से आधे डरे रहते हैं। इस दफा भी आ गया कॉन्टिन्यू शट डाउन,
अब वो डर वाले जो थे वो मारे गए, जो डरे नहीं होंगे वो आधा सही कर लिया होगा, बहुत है। ठीक है, तो ये बहरहाल एरियाज हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितना रेगुलरली आ रहा है और अब कितना ज़्यादा आ रहा है, आप इसको देख लें। और है इन चैप्टर में से आसान वालों में से। ठीक है, फिर उसके बाद CVP एनालिसिस, यार मैथमेटिक्स है, वो भी 7वीं 8वीं वाली। और ये भी आपको कुछ सीनियर्स कहेंगे, जिसे कहते हैं ना शैतान आपको बहकाएगा, ऐसे ही कुछ सीनियर आपको कहेंगे CVP एनालिसिस को समझ ही नहीं आती। भैया देखो मैं अब ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई आप देखो, आप बताओ, आप खुद एवेल्युएट करोगे, क्योंकि हमने पास पेपर्स IQ के पकड़ने और कोई भी नहीं छोड़ना। तो जब IQ के पास पेपर्स आप कर सक रहे होंगे तो टॉपिक तैयार होगा तो कर सक रहे होंगे ना, खुद करके आ रहे होंगे सवालों को, तो आप खुद ही कहेंगे कि यार CVP। हालांकि मैं खुद भी जब पढ़ाना शुरू किया ना, तो बच्चों की बातें जब सुनता बंदा कहता है यार पता नहीं लगता बच्चों को आजकल मैथ सही नहीं आती, क्या चक्कर है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं बड़ा फोकस करता था। तो इस बार मैंने बच्चों को शुरू में बिल्कुल डराया, मैंने कहा CVP है, बच्चे कहते हैं ये सबसे मुश्किल है, जब खत्म हो तो बच्चे कहते हैं सर ये तो सबसे आसान लगा। ठीक है, तो बस उन सीनियर से मिलना जो पास होने वाले हों, मैं हमेशा कहा करता हूँ। ठीक है, जो डराने वाले हैं उनसे नहीं मिलना। ठीक है, तो CVP एनालिसिस एक आसान टॉपिक है, लेकिन 10 से 12 दिन लगते हैं इस पर। मैथमेटिक्स है, समझ आ जाए तो आसान, और इंशाल्लाह उसके लिए जुगाड़ है हमारे पास। ठीक है, जुगाड़ भी चल रहा है काम। ठीक है, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग इसके बाद, अच्छा ये रेगुलरली आता है, मतलब ठीक है 2 अटेम्प्ट मिस हुआ, वरना ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये रेगुलरली टेस्ट करता है 8 से 10 नंबर का। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल, प्योरली इसका सवाल सिर्फ 10 नंबर का आया है। अब आप कहोगे सर कह रहे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तकरीबन इसमें कुछ नहीं तो 10-12 दिन लगते हैं इस चैप्टर पे। डिसीजन मेकिंग जिस दिन मैं लिखता हूँ ना, आओ जी डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करें, जिस दिन आप कहता हूँ नए कपड़े ईद वाले पहन के आना, छोटी ईद होगी ना गुजरी, उस तो नए कपड़े संभाल के रखना, जिस दिन रेलेवेंट कॉस्टिंग शुरू करना हो मैं कहूँगा पहन के आओ। ठीक है, तो उस दिन आपको पता लगेगा कि यार रेलेवेंट कॉस्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्चे में तो आता नहीं है, कहेगा इंपॉर्टेंट। ये सारे का सारा इसके साथ ही मिलकर बना हुआ है। अगर इसको देख लो आप, 20 नंबर, 14 नंबर, 17 नंबर, 15 नंबर, 35 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर। ठीक है, अच्छा ये पिछली जो अटेम्प्ट है जिसके अंदर बड़ा मशहूर हुआ था, ये बड़ा गंदा पेपर आया, मर गए, बर्बाद हो गए, ये वो अटेम्प्ट है। और इसमें रिजल्ट सबसे अच्छा आया था, यानी लड़ने वालों को नंबर मिलते हैं, लड़ने वालों को IQ हाथ ढीला कर देता है, फिर ऐसा कोई मसला होता है। खैर एनीवेज, आपको इससे क्या, तैयारी पूरी है, आपकी एफर्ट पूरी है, तो आपने पास होना ही होना है इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ये क्लास का टाइम कितने बजे तक है? तो पार्ट 2 नहीं शुरू करना भाई आपने, ये खत्म करूं, खत्म है ये। ठीक है, ये खत्म है, आपके 100 नंबर पूरे हो गए हैं। अगेन इसमें भी हायर साइड के ऊपर है। ठीक है जी, तो ये था जी आपका पास पेपर का पैटर्न और पास पेपर का एनालिसिस। ठीक है जी, पार्ट 2 स्टार्ट करें।